नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे रूस के पहले जार इवान द टेरिबल के कुछ ऐसे काले कारनामों को जो आप लोगों को अंदर से हिलाकर रख देंगे। इवान द टेरिबल इस कदर जालिम और खूंखार राजा था कि इतिहासकार भी इसके नाम के साथ टेरिबल यानी खौफनाक शब्द इस्तेमाल करते हैं। इवान का जन्म 1530 ईस्वी में हुआ था। वह 3 साल का था जब इसका बाप यानी रूस का बादशाह वेस्ली III की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद इवान के चाचा ने इसे राजगद्दी पर बिठाने की कोशिश की, लेकिन रूस के मंत्री, जिन्हें उस समय बॉयर्स कहा जाता था, उनके हुक्म से इवान को गिरफ्तार कर लिया गया और कैद खाने में भूखा मरने के लिए छोड़ दिया गया। इसके बाद इवान की मां को भी जहर देकर मार दिया गया। अब जो भी शख्स इवान के साथ हमदर्दी जताता उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती। इवान और उसका छोटा भाई यूरी वेस्लिच, जो कि गूंगा और बहरा था, अपने ही महल में भिखारियों जैसी जिंदगी गुजारने लगे। ना तो इन्हें खाना नसीब होता और ना ही पहनने के लिए कपड़े, और ऊपर से इन्हें मारा पीटा अलग जाता था। उस समय शियुस्की नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली राजकुमार हुआ करता था। वो दंदनाते हुए महल में घुसता और इवान के वफादारों को पकड़ पकड़ कर उसके ही सामने जिंदा जला देता। यही नहीं, बल्कि वह जिंदा लोगों की खालें उतार कर शहर के बीचों बीच लटका देता और इवान को भी खूब डराया धमकाया करता था। यही वो शख्स था जिसने इवान को एक दरिंदा बनाने में अहम भूमिका निभाई। इसी के चलते इवान अपना गुस्सा मासूम जानवरों पर निकाला करता था, पक्षियों के पर नोच दिया करता था और उनकी आंखें फोड़ दिया करता था। साल 1543 में जब इवान 13 साल का हुआ तो सभी आम लोग इसके साथ हो गए और उसके हुक्म पर शियुस्की को गिरफ्तार कर लिया गया और एक कमरे में उसे भूखे कुत्तों के साथ बंद कर दिया गया। शियुस्की तो अपने अंजाम तक पहुंच गया, लेकिन अपने पीछे उससे भी ज्यादा भयानक राक्षस इवान यानी इवान द टेरिबल को छोड़ गया। और अब यहां से दोस्तों इवान की यानी इवान द टेरिबल के काले कारनामों की असल शुरुआत होती है। इवान के पागलपन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो किले की दीवार पर चढ़कर कुत्ते और बिल्लियों को नीचे फेंक दिया करता और उन्हें तड़प तड़प कर मरता देख बेहद खुश होता। इवान और उसके गिरोह के आदमी काले कपड़े पहनकर शराब पीकर मॉस्को की गलियों में घूमा करते थे, बूढ़े और कमजोर लोगों के साथ बुरी तरह मारपीट करते और अगर कोई औरत उन्हें नजर आती तो शरेआम उसकी इज्जत लूटते। रेप करने के बाद वह महिलाओं को फांसी पर लटका दिया करता था, कभी उन्हें जिंदा दफना देता या कभी भालू के आगे डाल दिया करता। इन सब के अलावा इवान एक बेहतरीन घुड़सवार था और शिकार करने का बेहद शौकीन था, मगर उसका ये शौक केवल जानवरों पर ही सीमित नहीं था, बल्कि वो आम लोगों और किसानों को मारकर भी बहुत खुश होता। 1547 ईस्वी में उसे रूस का सबसे पहला जार घोषित किया गया, जिसके बाद उसकी शादी रूस की सबसे खूबसूरत लड़की अनस्तेसिया रोमानोवा से हुई। अनस्तेसिया इसकी पहली और आखिरी मोहब्बत थी। अनस्तेसिया से इवान को 6 बच्चे हुए, जिनमें से केवल 2 ही जिंदा बच सके। शादी के बाद इवान ने अपने राज में बहुत से नए कानून लागू किए। भ्रष्टाचार का खात्मा करने के साथ साथ उसने चर्च पर भी टैक्स लागू कर दिए, अपनी फौज को और भी ताकतवर बनाया और इसके अलावा काजान की रियासत और अस्त्राखान नामी शहर को भी जीत लिया। लेकिन इवान के बेटे दिमित्री की मौत और साल 1560 में उसकी बीवी अनस्तेसिया की मौत ने उसे हिलाकर रख दिया था, जिसके बाद इसके अंदर का हैवान एक बार फिर से जाग खड़ा हुआ। वह और ज्यादा तनाव और गुस्से में रहने लगा। भरे दरबार में कभी दीवारों पर और कभी मेज पर अपना सिर जोर जोर से मारा करता। इवान ने अपने बहुत से दरबारियों को अपनी बीवी को जहर देने के इल्जाम में तड़पा तड़पा कर मार दिया। यहाँ तक कि इसके बेहद करीबी दरबारी और दोस्त भी इसके गुस्से से बच ना सके। अब इवान ने करप्शन को खत्म करने के नाम पर
ऑपरेशनिक नाम की खुफिया पुलिस तैयार की, जिसमें देश भर के बदमाश डाकू भर्ती किए गए। ऑपरेशनिक नाम की ये पुलिस काले कपड़े पहने हुए और काले घोड़ों पर सवार आम जनता के लिए दहशत की एक निशानी बन गई। जरा सा शक होने पर किसी भी इंसान को बेरहमी से कत्ल कर देना इनके असूलों में शामिल था। यहाँ तक के चर्च के पादरियों को भी जिंदा नहीं छोड़ा गया, बल्कि उन्हें जिंदा जला दिया जाता था। यही नहीं, रियासत की कोई भी औरत इनकी खूनी नजरों से बच नहीं पाई। कभी कभी इवान अपने हाथ में लोहे की एक छड़ी लेकर खुद लोगों की धुलाई करता था। किसान औरतों को नंगा करके उनके साथ बलात्कार करना और बाद में लोहे की छड़ी से उनके साथ मारपीट करना उसके लिए आम बात थी। इतना ही नहीं, वह रियासत भर से भिखारियों को इकट्ठा करके उन्हें दरिया में फेंकवा दिया करता था और अपने दरबारियों को बारूद के ढेर पर बिठाकर उन्हें जिंदा जला दिया करता। ऐसा भी कहा जाता है कि इवान ने अपने एक दरबारी प्रेस बोरिस सेल्यूपा को जिंदा इंपेल करा दिया था, जिसके बाद वह 15 घंटों तक तड़पता रहा। इसके बाद इवान ने उसकी मां को मजबूर किया कि वह अपने बेटे की मौत का नजारा देखे। बाद में उसकी मां को भी भूखे कुत्तों के सामने डाल दिया गया। इवान ने एक बार अपनी खजांची यानी फाइनेंस मिनिस्टर निकिता फेनिकोव को एक छोटी सी गलती करने पर देग में उबालकर मार डाला। अपने एक काउंसलर का भी उसने यही हश्र किया। साल 1570 में इवान ने गद्दारी के इल्जाम में नोवगोरोद नामी शहर के लोगों को इंपेलिंग और रोस्टिंग यानी जिंदा जलाकर मार डाला। एक जर्मन इतिहासकार के अनुसार इवान अपने घोड़े पर चढ़कर अपने हाथ में नेजा लहराता और कमजोर निहत्थे लोगों पर सिर्फ इसलिए हमला करता क्योंकि उसका बेटा इस मंजर को देखकर तालियां बजाया करता था। कहा जाता है कि इवान ने नोवगोरोद के एक पादरी को एक भालू की खाल में सी दिया और बाद में उसे भूखे कुत्तों के सामने डाल दिया। इवान और उसकी पुलिस के अत्याचार से लोग इस कदर खौफजदा हो गए कि उन्होंने भागकर दरिया में डूबकर आत्महत्या कर ली। देखते ही देखते लाशों की तादाद इतनी ज्यादा हो गई कि दरिया सैलाब जैसा मंजर पेश करता था। इस तबाही के बाद नोवगोरोड नाम का ये शहर पहले की तरह अपनी शानो शौकत को दोबारा हासिल नहीं कर सका। इसके बाद पेस्कोव नामक शहर का भी इवान के हाथों यही हश्र हुआ। इस कत्लेआम के 2 साल बाद रूस में एक भयानक किस्म की महामारी फैल गई, जबकि अगले साल क्रेमिया के खान ने सल्तनते उस्मानिया की मदद से मॉस्को पर आक्रमण कर दिया, जिस कारण इवान को वहां से फरार होना पड़ा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इवान की निजी जिंदगी के बारे में। इवान ने साल 1561 में मैरिया तेमरुकनोवा नाम की एक लड़की से दूसरी शादी की, लेकिन 2 साल के अंदर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद इवान ने तीसरी शादी मार्फा सोबाकिना नाम की महिला से की, लेकिन वो महज 2 हफ्ते ही जिंदा रह सकी। इवान ने चौथी शादी अन्ना कोल्तोव्स्किया नामी लड़की से की, लेकिन उससे कोई औलाद ना होने के कारण उसे जल्द ही एक मोनास्ट्री में एक नन की जिंदगी गुजारने भेज दिया। इसके बाद इवान ने जल्द ही 5वीं और फिर 6ठी शादी वेस्लिसा वेलेंटेवियन नामी लड़की से की, लेकिन बदकिस्मती से वेस्लिसा का एक आशिक भी था, जिसे इवान ने वेस्लिसा की खिड़की के बाहर इंपेल करवा दिया और बाद में उसे भी नन की जिंदगी जीने के लिए एक मोनास्ट्री में भेज दिया। अब इवान ने 7वीं शादी मैरिया नागया नाम की एक महिला से की। शादी के बाद इवान को पता चला कि मैरिया दरअसल कुंवारी नहीं है, इसलिए अगले ही दिन इवान ने उसे दरिया में फेंक दिया। इवान की आखिरी शादी साल 1581 में हुई थी। इवान अपने बड़े बेटे इवान इवानोविच से बेहद प्यार करता था। जब इवान की बहू गर्भवती थी और उसे अपनी बहू के पहने हुए कपड़े पसंद नहीं आए, तो उसने अपनी छड़ी से उसे पूरी तरह पीटा, जिस कारण उसकी बहू का मिसकैरेज हो गया। इस बात को लेकर इवान और उसके बेटे के बीच इस कदर झगड़ा हुआ कि इवान ने अपने बेटे को ही मार डाला। इवान के राज में कोई भी परिवार ऐसा नहीं था जो उसके अत्याचार से जिंदा बच पाया हो। यहाँ तक कि इवान ने
रूस के कई बड़े से बड़े खानदानों का नामो निशान मिटा दिया। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि चाहे आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, भगवान की कुदरत आपसे भी ताकतवर है। आखिर में इवान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में इवान की हालत बेहद नाजुक हो चुकी थी। उसका शरीर पूरी तरह सूख चुका था, सिर गंजा और दाढ़ी सफेद हो चुकी थी। वह अपनी उम्र से कहीं बड़ा नजर आता था। अनगिनत मासूम लोगों के कत्लेआम के बाद 18 मार्च 1584 ईस्वी की एक शाम जब वो शतरंज खेल रहा था तो उसके सीने में अचानक दर्द होने लगा और चंद ही लम्हों में वह ढेर हो गया और इस तरह इस वहशी दरिंदे का अंत हुआ। दोस्तों, भगवान ने हम सबको अच्छाई और बुराई में फर्क ढूंढने की शक्ति दी है। माना कि इवान ने अपने बचपन में बहुत अत्याचार सहे, जिस कारण वो एक दरिंदा बन गया, लेकिन दरिंदगी के रास्ते पर चलने की जगह वो अपने अतीत को भुलाकर एक अच्छा इंसान बन सकता था और अपनी प्रजा के लिए एक मसीहा, और इतिहास के पन्नों में उसका नाम इवान द टेरिबल नहीं बल्कि इवान द हीरो या फिर कुछ और होता। आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम जल्द आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।